इंडिया में 1960 की दहाई में हंगामा खेज सियासत के दिनों में सरकर्दा सोशलिस्ट रहनुमा जय प्रकाश नारायण एक महफिल में मुल्क से आज़ादी के ख्वाहां एक कबीले से किए गए मुज़ाकरात के हवाले से हाज़रीन को आगाह कर रहे थे। अभी उनका खिताब शुरू ही हुआ था कि अचानक एक महंगे फ्रांसीसी परफ्यूम की महक उठी और फिरोजी रंग की साड़ी में मलबूस एक खातून महफिल में दाखिल हुई। उनकी आमद पर महफिल में मौजूद सभी लोग एहतराम में खड़े हो गए। ये थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में होता है। इस महफिल में मारूफ मुसन्निफ खुशवंत सिंह भी मौजूद थे और वो अपनी किताब बुक ऑफ अनफॉरगेटेबल वुमेन में लिखते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी बादामी आंखों से चारों तरफ देखा और हर कोई खड़ा हो गया। महारानी ने देर से आने पर माजरत की, अपने चेहरे से सामने वाली लटों को हटाया और सबको बैठने का कहकर खुद कालीन पर विराजमान हो गईं। याद रहे कि बरतानवी राज से आज़ादी के बाद इंडियन हुकूमत कानूनी तौर पर शाही अजाज़ों और सल्तनत को ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन गायत्री देवी उन चंद शख्सियतों में से एक थीं जो किसी न किसी वजह से हमेशा दिलचस्पी का मौजू रहीं। उनकी वालदा बड़ौदा की शहजादी इंदिरा थीं और वो अपनी बेटी को राइडर हैगर्ड की किताब शी आ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर की मरकजी किरदार जादूगर मलका के नाम पर आयशा कहकर बुलाती थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत ख़वातीन की फहरिस्त में अक्सर जगह बनाने वाली गायत्री देवी का ताल्लुक मशरकी इंडिया की कूच बहार सल्तनत से था। सल्तनत के राज के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और मगरबी समाज से मुतासिर होने के बायस उन्हें उस वक्त के हिसाब से काफ़ी आज़ाद ख्याल समझा जाता था। इस सल्तनत के शहजादे और शहजादियों ने बरतानवी स्कूलों में तालीम हासिल की थी और गायत्री देवी खुद इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड से पढ़ी थी। उनकी आज़ादाना परवरिश और मगरबी तर्ज ज़िंदगी का एक नमूना यह है कि अगरचे उनकी मादरी ज़ुबान बंगाली थी, लेकिन वो इससे कहीं बेहतर अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान में कलाम कर सकती थी। हालांकि उनके ससुराल जयपुर में हिंदी बोली जाती थी, लेकिन वो ये ज़बान बमुश्किल ही बोल पाती थी। ताहम इससे अवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। अक्सर कहा जाता था कि उनका फैशन सेंस उनकी वालदा कूच पहाड़ की महारानी इंदिरा से मुतासिर था, लेकिन गायत्री देवी ने इंडियन सहाफ़ी और अदाकारा सीमी ग्रेवाल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की थी। उनके मुताबिक उनकी वालदा एक मुख्तलिफ ज़माने से थी, वो कहीं ज़्यादा नफीस थी, मैं कभी नफीस नहीं थी। जब जयपुर के महाराजा मन सिंह दोयम ने गायत्री देवी की वालदा से रिश्ते की बात की तो उन्होंने ये पेशकश मुस्तरद कर दी, क्योंकि वो इससे कबल 2 मरतबा शादी कर चुके थे। ताहम वालदा से इजाज़त ना मिलने के बावजूद गायत्री और महाराजा का रोमांस जारी रहा। ये रोमांस मन सिंह के कूच पहाड़ के एक दौरे के दौरान शुरू हुआ था, जब वो वहाँ पोलो खेलने आए थे। इस वक्त गायत्री देवी की उम्र तकरीबन 14 साल थी और मन सिंह 21 साल के थे। एक बरतानवी मुसन्निफ के मुताबिक मन सिंह एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान थे जो 3 बर्र-ए-आज़मों में एक आला खिलाड़ी के तौर पर मशहूर थे और आम इंडियंस के जहन में उनका वही मुकाम था जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए आम लोगों के जहन में था। गायत्री देवी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि महाराजा सभी को पसंद थे, हर कोई इनसे मुतासिर था, यहाँ तक कि लड़के भी उन्हें पसंद करते थे। वो अपनी सवाने हयात में लिखती हैं कि मन से मुतल्लिक हर चीज़ हमारी तवज्जो का बाइस थी और हम धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहते थे। जब मन सिंह एक पोलो मैच में जीत कर लौटे तो जश्न में गायत्री देवी की वालदा ने उनसे कहा कि वो उनसे जो चाहे मांग सकते हैं। गायत्री देवी लिखती हैं कि मैं हैरत ज़दा थी जब उन्होंने फौरन कहा कि वो मुझे जश्न मनाने के लिए कलकत्ता के एक मशहूर रेस्तोरां में ले जाना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा इस बात से हैरान हुई कि माँ ने इसकी इजाज़त भी दे दी। गायत्री देवी लिखती हैं कि रात के खाने के बाद ड्राइवर मुझे घर ले आया, लेकिन मेरा जहन अभी भी वहीं था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। वो लिखती हैं कि इसके बाद वो रातों को अजीब अजीब ख्वाब देखने लगी। मसलन ये कि महाराजा के कमरे का फर्श, जो कि उनके कमरे के ऊपर था, आधी रात को नीचे गिर जाएगा और वो मौजज़ाना तौर पर बगैर जख्मी हुए उनके साथ बाकी रात गुजारेंगे। वो लिखती हैं कि मुझे इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं यहाँ तक सोचने लगी थी कि काश मैं बड़ी होकर खूबसूरत हो जाऊँ और वो मुझे बोसा दें। ये जाहिर था कि मन भी उनके साथ वक्त गुजारने के मौके की तलाश में रहते थे। एक बार जब गायत्री देवी का कुनबा जयपुर के दौरे पर था तो उन्होंने गायत्री देवी की वालदा से पूछा कि क्या वो उनको घुड़सवारी के लिए ले जा सकते हैं।
घुड़सवारी के दौरान उन्होंने कई दफा गायत्री देवी की सीट और घोड़े को पकड़ने के अंदाज की सलाह की। वापस आने के बाद गायत्री ने अपनी वालदा को बताया कि वो काफी अच्छे घुड़सवार हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ मशवरे दिए तो मैंने उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो लिखती हैं कि माँ ने मुझसे पूछा कि मैंने उनके मशवरे को क्यों नहीं सुना। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि मैं वही करूंगी जो उन्होंने बताया, लेकिन उनकी मौजूदगी में नहीं। इस मरहले तक वो महाराजा के इश्क में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बात आगे बढ़ेगी। वो लिखती हैं कि जयपुर के दौरे के फौरन बाद ही वालदा ने उन्हें बताया कि मन ने उनसे कहा था कि वो गायत्री के बड़े होने के बाद उनसे शादी करना चाहते हैं, और उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने ऐसी जज्बाती बकवास पहले कभी नहीं सुनी। जब वो लंदन और स्विट्जरलैंड में तालीम हासिल कर रही थी तो दोनों की दोबारा मुलाकात हुई और वो खुफिया तौर पर मिलने लगे। मन ने गायत्री से शादी की बात की और उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी वालदा को इसके बारे में बता सकें। आखिरकार उनकी वालदा भी राजी हो गई और 1940 में दोनों की शादी हो गई। मन इस वक्त 28 साल के थे और गायत्री 21 बरस की। जयपुर कूच पहाड़ के मुकाबले में एक कदामत पसंद रियासत थी और कूच पहाड़ में गायत्री की परवरिश आजादाना माहौल में हुई थी। वो खुद बताती हैं कि वो एक टॉम बॉय की तरह रहती थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला शिकार किया, 9 उम्री से ही घुड़सवारी करती और लड़कों के साथ पोलो खेलती थी। वो कहती हैं कि मुझे साड़ियाँ वगैरह पहनने से नफरत थी, मैं चूड़ीदार कुर्ता और पाजामा पहनती थी। इसके बरक्स जयपुर में रानियां पर्दे में रहती थीं, तो यहाँ उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। वो रियासती अमूर के लिए पर्दे का एहतमाम करती, लेकिन दीगर मामलात में अपने मनपसंद लिबास पहनती, चाहे वो अपनी ट्रेडमार्क शिफॉन साड़ी में हो, टेनिस खेल रही हो, घुड़सवारी कर रही हो, पोलो खेल रही हो, खुद से गाड़ी चला रही हो या महल के मुंतखब मेहमानों की मेजबानी कर रही हो। अगरचे 1947 में बरतानवी राज से आज़ादी के बाद शाही रियासतों को इंडियन यूनियन में मिला दिया गया और शाही अलकाबात खत्म कर दिए गए, वो फिर भी एक शाही जिंदगी गुजारती रहीं। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की मेजबानी की, कैनेडी कुनबे का दिल लुभाया और न्यूयॉर्क और लंदन की आला पार्टियों में भी शरीक रहीं। सन 1959 में मन सिंह के राज प्रमुख के रस्मी ओहदे के खात्मे तक गायत्री देवी के लिए एक खसूसी तैयारा मुकर्रर था, जिसे खराजात कम करने की खातिर आखिरकार फरोख्त करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इस शाही खानदान को ये एहसास होना शुरू हो गया था कि उनके माजी के वो सुनहरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। पहले उनकी शाही रियासतों को यूनियन में जम कर दिया गया, फिर उनके शाही इल्काब मसलन महाराजा और महारानी को खत्म कर दिया गया और फिर रियासती लक़ब राज प्रमुख भी नहीं रहा। इसी दौरान गांधी के करीबी साथी सी राजा गोपालचारी ने एक नई पार्टी का ऐलान किया, जो कि नेहरू के सोशलिज्म के तरीकाकार के बरक्स आज़ाद मार्केट की हामी थी। गायत्री लिखती हैं कि जब हमने पहली बार इस पार्टी के बारे में सुना तो इसने मुझे और मन दोनों को राग़िब किया। आखिरकार कोई ये कह रहा था कि अगर इंडिया में जमहूरियत को जिंदा रखना है तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मौसर और माकूल हिज़्ब मुखालिफ की ज़रूरत है। इसके बाद 1961 में वो इस पार्टी में शामिल हो गई, जिससे प्रेस, सियासतदानों और अवाम में काफ़ी तजस्सुस पैदा हुआ। अगरचे गायत्री एक सियासी जमात में शामिल हो चुकी थी, लेकिन वो अवामी तौर पर तकरीर करने से खौफजदा रहती थी और शहर जयपुर में पार्टी रहनुमा राज गोपालचारी को मुतारिफ करवाने से कई दिन पहले से उनके मुंह और लब खुश्क पड़ गए थे। गायत्री देवी ने अपने इस खौफ के बारे में इतराफ़ किया तो उन्हें ये कहा गया कि जयपुर एक ऐसी जगह है जहां अगर 2 बंदर भी नाचेंगे तो लोग उनके आसपास जमा हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अवामी जलसों में बोलने का उनका खौफ कम हुआ और 1962 में उन्होंने पहले पार्लिमानी इंतखाब में हिस्सा लिया। वो इंतखाबी मुहिम के लिए अपनी एयर कंडीशनड रोल्स रॉयस कार में अवाम से मिलने जाती थी और अपनी कमजोर हिंदुस्तानी ज़बान में वोटरों को खिताब करती थी। हैरत की बात यह थी कि जब इंतखाबात हुए तो 9 लाख से ज्यादा वोटों में से 5 लाख वोट उनको मिले, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी जीत थी। सियासत से रिटायरमेंट के फैसले के पीछे उनके शौहर और भाई की यके बाद दीगरे मौत तो थी, लेकिन सियासत की रस्साकशी ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया था। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी और हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अहम रहनुमाओं और नकादों को जेल भेज दिया, तो एक इंटरव्यू में गायत्री देवी ने तंज़न कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगा कि सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुझे नहीं किया गया, जैसे कि मैं कोई अहमियत ही नहीं रखती। वो लिखती हैं कि वो पार्लियामेंट गईं तो सब उन्हें देखकर हैरान हो गए कि वो गिरफ्तार कैसे नहीं हुई।
लेकिन जैसे ही वो दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अपनी सरकारी रहशगाह पर वापस आईं तो पुलिस एहलकार पहुंच गए और गायत्री देवी को उनके सुतेले बेटे भवानी सिंह के साथ गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल में थी तो तब इंदिरा गांधी हुकूमत ने एक मुबैना अफवाह कि उनके महल के नीचे एक बड़ी रकम छुपी हुई है की बुनियाद पर वहां की खुदाई की और गायत्री देवी पर गैर एलानिया दौलत होने का इल्जाम आयद किया गया। जब उन्हें 5 माह बाद रिहा किया गया तो उन्होंने सियासत से तकरीबन तमाम रिश्ते तर्क कर दिए। कई सालों बाद 1989 में उन्होंने अपने सुतेले बेटे भवानी सिंह के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई, जो कि जयपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। फिर वक्त के साथ साथ गायत्री देवी ने अवामी जिंदगी से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। जब उनके खानदान में विरासत की खातिर एक पेचीदा जद्दोजहद जारी थी तो इस दौरान 29 जुलाई 2009 को 90 बरस की उम्र में एक मुख्तसर अरसे बीमार रहने के बाद उनकी वफात हो गई। एक दहाई से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी गायत्री देवी की तस्वीर जयपुर के घरों में मिलती हैं और उनके मद्दाहों के लिए वो आज भी राजमाता हैं।